अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। चौधरी परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, 11 माह बाद उनको रिहाई मिली है, जेल से रिहा हुए घर आए हैं। वीडियोस हम देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं फैमिली को मिलने की, लेकिन ये अच्छी तस्वीर थी। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का रोज़ उतना अच्छा नहीं रहा। तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब, उन पर इस्लामाबाद में एक हमला किया गया है, उनके फेस पर गहरे ज़ख्म आए हैं, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं और जिसके हवाले से मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा, रऊफ़ हसन पर भी बात करेंगे, साथ साथ हम ये बताते हैं कि जो गंदम स्कैंडल था उसका भी तयन हो चुका है। ज़िम्मेदार कौन है सामने आ चुके हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान जो है उनको मुअत्तल किया गया है। लेकिन सभी यहाँ पर बहुत एक अहम बात है कि जो निगरां हुकूमत थी उसको क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है पूरे मामले पर। इस तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया देने के लिए। ये बताइएगा कि परवेज इलाही साहब एक तवील अरसे बाद जमानत मिल गई, ये क्या मैसेज है? जी शुक्रिया। एक तो 1 साल बाद अगर कोई रिहा होके घर आए और जिन भी मुकदमात में उनको मुलव्विस किया गया था, उन पर मुकदमात कायम किए थे, उससे वो बरी हो जाएं या ज़मानत पर रिहा हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल ज़रूर उठता है कि दुनिया भर का कानून ये है कि पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पहले उस आदमी को जो है वो मुजरिम करार दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि आप पे जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा आपको रिहा किया जाता है। दुनिया भर में जब गिरफ्तारी होती है तो वो जब बिल्कुल ठोस शवाहिद जब तक सामने ना आए उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं होती। हमारे यहाँ बिल्कुल मामला उल्टा होता है। हमारे यहाँ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद मुकदमात बनते हैं। तो ये सारा हमें पूरा हमारा जो अदालती निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये उस पर बड़े संजीदा सवालात हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की और उनके ख़ानदान की, ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में बड़ी जो है वैल्यू है। उनकी सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही ने पिछले 1-1.5 साल में झेला है, और बहुत दिलचस्प अमर ये है कि खुद तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो 3.5 साल में से कम 2 सवा 2 साल तक इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की बातचीत तक नहीं थी। बिल्कुल इस हद तक था कि इमरान खान जो है चौधरी मुनीस इलाही की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन इन्हीं 2 बाप बेटों ने जो जब तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया तो यही 2 बाप बेटे जो है उनके साथ खड़े नज़र आए। और आज कल भी जब वो रिहा होके आए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि वो कल भी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो फैमिली पॉलिटिक्स थी, जिस तरह आप बात करें चौधरी बरादरान की जो सियासत थी, कह लें कि उसको थोड़ा सा डैमेज होने दिया, लेकिन खान साहब के साथ जो कमिटमेंट थी उनको उन्होंने निभाया। अब जो बात कर रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि सारा किया धरा उनका है, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ साथ ये कह रहे हैं जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता जो कि चौधरी शाफे या दीगर जो चौधरी शुजात के साहबजादे उनके पास है, तो आगे मामलात नहीं चल सकते। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो उनकी ख़ानदानी पॉलिटिक्स की निशानदेही करती है, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात कर रहे हों या चौधरी शुजात साहब के हवाले से बात कर रहे हों। और वो प्योरली उनका गुजरात की पॉलिटिक्स और उनके ख़ानदान की पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी कर रही है। ये जो बयानात हैं कि उस वक्त तक चौधरी शुजात के बेटे से नहीं, तो पर्सनल और फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं या पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो हैं वो फैमिलीज़ में इस तरह इमर्ज होके आते हैं। हमने और ख़ानदानों में भी ये चीज़ देखी है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो सियासत रही है, चौधरी शुजात की 80s और 90s तक तो साथ ही थे, बल्कि 2002 तक और 2008 के बाद भी साथ ही रहे। जबकि 2021 में तकरीबन आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डील हो गई थी कि दोनों मिलकर जो है किस तरीके से, क्योंकि उन्हें नून लीग को भी टफ टाइम देना था और पीटीआई को भी, और किस तरह। लेकिन उसके बाद के जो हालात हुए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसमें जिस तरह अचानक परवेज़ इलाही जरदारी हाउस से निकले और बनी गाला पहुंच गए,
ये सारी सियासत ने चौधरी परवेज इलाही की सियासत को जो है तब्दील किया। वो बहुत ठीक है मज़हर साहब, ऐसे में चौधरी परवेज इलाही के हवाले से ज़रा आप प्रिडिक्ट करें, आपका तज्जिया इस हवाले से क्या कहता है कि क्या पीटीआई की बागदौड़ अब देखा जाए तो पीटीआई को लीड अब जो है चौधरी परवेज इलाही करते हुए आपको अब दिखाई देंगे, बाकी लीडरशिप कोऑपरेट करेगी? पीटीआई का मंजरनामा, उनकी जो सियासत है वो किस तरह से तब्दील होती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, अब तक की जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो एक शख्स के गिर्द घूम रही है, और यही सबसे बड़ा सवाल खुद उन शख्स को अपने आप से करना चाहिए कि उन्होंने अपनी लेगेसी को आगे लेके चलना है या अपनी पार्टी की लेगेसी को आगे लेके चलना है। इमरान खान साहब के सामने ये बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए कि उनके बाद तहरीक इंसाफ किस तरह चलेगी, और अगर उन्होंने आज फैसला नहीं किया तो फिर इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ बिखर जाएगी। तो असल चीज़ ये कि इमरान खान साहब को खुद तहरीक इंसाफ को जिस जमहूरी अंदाज में ढालना चाहिए, यही वक्त है। चौधरी परवेज इलाही हों, वो शाह महमूद कुरैशी हों, वो खैबर पख्तूनख्वा की उनकी लीडरशिप हो, कोई भी हो, और इसी वजह से हमें इतने तहरीक इंसाफ में जो है वो मुख्तलिफ तजादात नज़र आते हैं, इख्तलाफात नज़र आते हैं, क्योंकि आपने पार्टी को जमहूरी अंदाज में तंजीमी तौर पे आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए ये चीज वरना वो बड़ी वो मज़हब और वो बड़ी क्लियर चीज है, क्योंकि वो तो बयानबाजी हम देख रहे होते हैं मीडिया पे आके खुलेआम दी जा रही होती है, जो एक्चुअली शो करती है कि कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में है। अच्छा, अब ऐसे में मैं एक मिनट आपको बताऊं, देखिए चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलती थी जब चौधरी परवेज इलाही को 2018 के बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया। बिल्कुल वो उनको उन पर एतमाद नहीं था। अगर वो 2018 के बाद चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद करते और उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाते, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में पंजाब की डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन या तो इनसिक्योरिटी थी खान साहब की कि उन्होंने उनको नहीं बनाया, और एक ऐसे शख्स को लेकर वज़ीर आला आ गए जिसने जो जिस तरह के वो थे उस तरह उन्होंने अल्टीमेटली उनको डिच किया, उस्मान बुज़दार साहब। और तहरीक इंसाफ की पूरी जो हुकूमत थी 3.5 साल की, वो उसका महवर जो थे वो उस्मान बुज़दार बने रहे, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान साहब को नुकसान हुआ। इमरान खान साहब को नुकसान हुआ, लेकिन इमरान खान साहब को उस टाइम ये भी मौक़िफ़ था कि 20 सीटों पर वज़ारत आला पंजाब की सबसे बड़ा सूबा कैसे दे सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा मज़हर साहब, कल ये अच्छी खबर थी कि परवेज़ इलाही साहब बाहर आए हैं, लेकिन एक बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, रऊफ़ हसन साहब पर इस्लामाबाद में हमला। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है, और जिस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं उस तरह ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया ये ख्वाजा सरा नहीं थे। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही डीप रूटेड फिर कॉन्स्पिरेसी हुई, और ये बकौल आरिफ हसन साहब के जो उन्होंने FIR कटवाई है कि ये उन पर पहला हमला नहीं है, ये दूसरा हमला है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स पर, जिसे हम सबसे ज़्यादा महफूज शहर कहते हैं, जहाँ अरबों रुपए का सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वहाँ इस तरह के वाक़यात का होना, और इस तरह के वाक़यात में जो है जो लोग मुलव्विस हैं, और सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं कर रहा है, माजी में भी जो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर, उसने इस्लामाबाद को आहिस्ता आहिस्ता एक गैर महफूज शहर बनाना शुरू कर दिया है। जितने भी आप इक़दाम कर ले, मैंने जिस तरह कहा कि अरबों रुपए का आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया है, तो उसके नताइज क्या निकले हैं? अल्टीमेटली कोर्ट में जाके चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अल्टीमेटली लोग पकड़े नहीं जाते, निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है रऊफ़ हसन साहब पर, और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, मैं तो तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कल मुत्तफ़क़ा तौर पर कौमी असम्बली सेनेट जो है मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मज़म्मत पास करती इस पर, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल पे अटैक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे अटैक है। आप उसकी सियासत से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, उसका ताल्लुक PMLN से हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो। जिस तरह मादी में इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी डाल के पेश किया जाता था, जिस तरह राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक के साथ हुआ, या मादी में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, अब उसी तरह का पैटर्न जो है हमने इस हुकूमत में देखा है कि जिस तरीके से जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को जो है वो उन पर मुकदमात चलाएं और उनको सजा दिलवाएं और ये मालूम करें कि ये अटैक जो है ये किस चीज़ की वजह से हुआ है। बिल्कुल मतलब साहब आप एग्जैक्टली क्योंकि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो एरिया भी सेफ एरिया कंसिडर किया जाता है। एग्जैक्टली पोश इलाका है, सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर वर्किंग में हैं और ऑब्वियसली वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी डिफरेंट चैनल्स पे चल भी रही है इस वक्त, हम भी आपको दिखा रहे हैं। बट वहाँ पर एक और शख्स भी था जो कि फ़ोन से वीडियो भी बना रहा था, वो सीसीटीवी में भी नज़र आ रहा है और वो ऑलरेडी इस वाक़या होने से पहले भी वो फ़ोन उसके हाथ में था और वो पूरी वीडियो उसने वहाँ से बनाई है। सो ये बिल्कुल एक ऐसा नहीं लग रहा जो इसको रंग देने की कोशश की जा रही है कि वहां पर ख्वाजा सरा थे और उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वजह इनाद हो भी क्या सकता है एग्जैक्टली कि तल्ख कलामी हुई है और उसी टाइम पर फौरन से ऐसा कुछ हो गया हो। एक प्रॉपर प्री प्लान्ड एक चीज लग रही है जिसमें एक बंदा कैमरा लेकर ऑलरेडी खड़ा हुआ है और जिस तरह से आप भी बात करें कि ख्वाजा सरा वो नहीं लग रहे, बात जिस तरह से इस वक्त जो बातें चल रही हैं इर्द गिर्द और ऑब्वियसली जितनी मालूमात पहुंच रही हैं सब तक, जिस तरह से उन्होंने चादर भी लपेटी हुई है, सो ऑब्वियसली ये एक प्री प्लान्ड एक चीज लग रही है अपेरेंटली। देखिए वो शख्स जो मोबाइल जो पूरी वीडियो बना रहा था वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है क्योंकि वो एक आम शहरी नहीं नजर आता। आम शहरी होता है वो दूर से अवॉइड करता है, दूर से वीडियो, अगर वीडियो भी बनानी है तो दूर से बनाना है क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या हो सकता है उस सूरत हाल में, गोली चल सकती है, क्या हो सकता है। तो आप इतने करीब से अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये आप उस प्लानिंग का हिस्सा हैं जिस प्लानिंग के तहत अटैक हुआ है। वरना शहरी बनाते हैं हमारे यहाँ ये है कि हम जो है वो हादसा हो रहा होता है, लोग मर रहे होते हैं। कराची में एक शख्स जो है वो स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था और लोग उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियो बना रहे थे। ये हमारा होता है, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि बाकायदा वो शख्स जो है वो उस पूरी प्लानिंग का हिस्सा नजर आता है। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब साहब एक प्लानिंग की गई, किसान को, पाकिस्तानी कौम को जो है खासा नुकसान डस पहुंचाएगी 300 अरब की। हम वीट स्कैंडल की बात कर रहे हैं जिस पर अब इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जिम्मेदारों का तयन किया गया है, 4 नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल किया गया। सर इंटरिम निगरान गवर्नमेंट जिसे पूरी मंजूरी दी, क्लीन चिट दे दी गई उसको। कुछ नहीं होगा इस चीज़ का। ये जो मुअत्तली है ना, ये दरअसल रिलीफ होता है क्योंकि चंद सालों पहले जो है वो हुकूमत, हमारे यहाँ तो दिलचस्प हुकूमतें रही हैं ना, कि उन्होंने जो मुअत्तल होता है उसको फुल सैलरी मिलती है। यानी ये नहीं है कि आप मुअत्तल हो गए तो आपकी सैलरी रोक दी जाती है या कट कर दी जाती है। हाँ। यहाँ फुल सैलरी मिलती है अगर आप काम भी ना करें पैसे भी मिले तो ये मुअत्तली तो कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, उसको जॉब से फारिग कर दिया जाए, उसको वो कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के बड़े स्कैंडल्स, अरबों रुपए के स्कैंडल, आपको क्या बात बताई जाए कि जो PIA इस वक्त प्राइवेटाइज की जा रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या PIA को बचाया नहीं जा सकता? क्यों नहीं बचाया जा सकता? पाकिस्तान स्टील को बचाया नहीं जा सकता? क्यों नहीं बचाया जा सकता? क्या पाकिस्तान रेलवे को नहीं बचाया जा सकता? हर चीज़ का हल हमें प्राइवेटाइजेशन में नज़र आता है। ये नहीं कि हम अपनी उन खामियों को, खराबियों को दूर करें जो वजूहात बनी इसको इस नहज तक पहुंचाने की। अब वो वजूहात दूर कर दें, यही PIA और पाकिस्तान स्टील जो है वो तरक्की करने लगेगी। रेलवे का भी खुद पिछले साल पता चला कि रेलवे प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है। इतना एसेट है ये, इतने, और ख़ासतौर पे रेलवे और स्टील मिल्स की इनकी जो है वो रियल एस्टेट जो है उस पर ज़्यादा नजरें हैं इन लोगों की भी। खैर वो एक दूसरी बहस है, लेकिन यहाँ ये जो सूरत हाल है, आप शुगर स्कैंडल का क्या बना? कोई हुआ, कोई सजा हुई, किसी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मतलब ऐसा ही है, कुछ नया आ जाता है और नया आने के बाद जो पिछला मामला होता है वो कहीं ना कहीं हमें दबता हुआ नजर आ रहा होता है। अनटिल अनलेस कोई नई चीज आ जाती है उससे रिलेटेड तो फिर हाँ बात हो रही होती है। जिस तरह आज हम देखें वीट स्कैंडल की बात हो रही है तो वहीं पर हम अब शुगर स्कैंडल की बात करें। अदरवाइज किसको याद था कि शुगर स्कैंडल हुआ भी था और उसके बाद उसकी तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुंची है। हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म, हमारे यहाँ जो ओवरऑल जर्नलिज्म हो रही है वो रिएक्शन की होती है, या पॉलिटिक्स जो होती है वो रिएक्शन की होती है, एक्शन की नहीं होती। हम पहले इंतज़ार करते हैं कि कोई हादसा हो जाए, उसके बाद आपको पता है कराची में जब बुशरा ज़ैदी का वाक़या हुआ था तो उसके बाद ख्याल आया कि नहीं ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ हादसे का इंतज़ार किया जाता है और उसके बाद
जाता। सर वो बल्कि जो ओवरहेड ब्रिज बना भी तो मुशर्रफ दौर में याद है कि एक ब्रिज बनने के चंद महीने बाद ही जमीन बोझ भी हो गया था, कितनी मजीद कैजुअलिटीज भी हुई थी। ये तो एक वतीरा रहा है, ये तो रहा है। और अभी भी यही लग रहा है कि जिस तरह से निगरान हुकूमत को क्लीन चिट देने की बातें हो रही हैं, ज़ाहिर उनके ऊपर ना कोई सवालिया निशान है, ना उनके ऊपर कोई बात हो रही है, ना उनके ऊपर तहकीकात की बातें हो रही हैं। बात वही है कि जिस सरकारी अफसर जो थे उन अफसरों को आपने मुअत्तल कर दिया कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली, और उसके बाद ज़ाहिर है जब चीज़ें दब जाएंगी तो दोबारा से अब वो सर्विस में वापस आ जाएंगी एंड ऑब्वियसली कोई इसको क्वेश्चन नहीं करेगा। मदर साहब यही तो एक अलमिया रहा है और आई रियली विश के हम जिस जस्टिस की बात करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेल हो तो बहुत अच्छा होता है। मदर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।